हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं BSSC का टेस्ट सीरीज 5। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो संविधान को आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहते हैं। एक और इसमें बात है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, अनुच्छेद 32 को उन्होंने हृदय और आत्मा कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो यह किससे संरक्षण है? तो यह शोषण के विरुद्ध आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में आएगा। संविधान के अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री या किसी जोखिम भरे काम में लगाना नहीं है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। और हमारे इसमें और हमारे जो मौलिक, ये किस में आएगा? ये मौलिक अधिकार में आएगा, जो भाग 3 में आते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आते हैं। भाग 4 में हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 2 जो है वह नागरिकता से संबंधित है। चलिए, और हमारे अभी के डेट में हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। इससे पहले हमारे मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया गया? सन 1978 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और घानानंद के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए और मौर्य वंश की स्थापना किया। घानानंद नंद वंश का शासक था। नंद वंश का संस्थापक किसे होता है? पद्मानंद को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है और नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो सिकंदर था, सिकंदर महान था, उसके समकालीन कौन था? तो उसके समकालीन घानानंद ही था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निरविरोध निर्वाचित किया गया। तो यह हमारा हो जाएगा डी, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो EAI के अध्यक्ष जो निरविरोध चुना गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता के शोषण के प्रमुख कारण हमारा इनमें से सभी है, क्योंकि सूचना का अभाव, किसी भी हमको बारे में जानकारी ना होना, वस्तु की सीमित आपूर्ति, वस्तु की कितनी आपूर्ति किया जाए, कितनी पूर्ति किया जाए, इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाना, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, किसी भी जानकारी के बारे में हमने बारे में अधूरी जानकारी या पूर्ण रूप से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता। इससे होने से क्या हो गया? हमारी शोषण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारी की माता मैडम भीका जी को कहा जाता है। जो सरोजिनी नायडू थी, वह भारत की पहली राज्यपाल थी, वही उत्तर प्रदेश की। तो मैडम भीका जी को क्या कहते हैं? भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थी जिन्होंने तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराया था सन 1907 ईस्वी में। मैडम भीका जी कामा जो थी वो किस धर्म से संबंधित थे? वह पारसी धर्म से संबंधित थी। किस धर्म से? तो वह पारसी धर्म से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। संसद के हमारे 3 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को हम कभी भी विघटित नहीं कर सकते, इसको हम
अस्थायी सदन कहा जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों की होती है। अब प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य नए चुने जाते हैं। जो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व होते हैं वह राज्यों की राज्य प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा भारत में सबसे ज़्यादा सीट राज्यसभा का उत्तर प्रदेश में है, जो कि 31 है। अब बिहार में राज्यसभा का सीट 16 है और लोकसभा का बिहार में सीट 40 है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो यह 1993 ईस्वी में पारित किया गया। एक और बता दें कि विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो डी होगा प्राथमिक क्षेत्र निम्न श्रमिक अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया था। तो डुप्लेसिस को अपना कप्तान बनाया गया था। इससे पहले आरसीबी का जो कप्तान थे एबी डिविलियर्स से पहले विराट कोहली थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो यह भोपाल में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है। तो भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य हमारा केरल है। मसाला भी अधिक किस राज्य में पाया जाता है। तो केरल में ही पाया जाता है। नारियल जो भारत में सर्वाधिक नारियल उत्पादन वाला राज्य हमारा केरल ही है। छोटी इलायची में अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो केरल ही है। भारत में सब्जियों का उत्पादन करने वाला अधिक कौन सा राज्य है। तो वह उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु जो है इसमें अधिक जो खेती की सिंचाई होती है वो तालाबों द्वारा की जाती है। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो असम राज्य में होता है। फिर पूछ सकता है कि भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो रबर का उत्पादन भी सबसे अधिक केरल राज्य में होती है। ये भी पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होती है। तो बॉक्साइट का अधिकांश उत्पादन उड़ीसा राज्य में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम कांस्ययुगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का भारत की प्रथम शहरी सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह कहा जाता है वो लोथल को कहा जाता है। लोथल जो है वो अभी गुजरात में है, वर्तमान गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बौद्ध काल का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। तो बौद्ध काल का प्रसिद्ध केंद्र अमरावती है। बौद्ध धर्म का संस्थापक किन्हें माना जाता है। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में स्थित है। और जो सांची का स्तूप जो है वो सबसे बड़ा किसने बनवाया था। तो अशोक ने बनवाया था। महात्मा बुद्ध जो है वो अधिकांश श्रावस्ती में अधिक उपदेश दिए थे। वो किस भाषा में दिया है। तो अधिकांश वह पाली भाषा में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है महरौली अभिलेख से किस
सम्राट के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। तो महरौली अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय सम्राट की हमें जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही नवरत्न रहते थे। महरौली के जो लौह स्तंभ का सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह जो अभी फिलहाल दिल्ली में है उसमें कभी भी जंग नहीं लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वेदांत शब्द का प्रयोग यह उपनिषदों को लिए किया जाता है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है असीम ज्ञान, यानी कि कोई सीमित ज्ञान नहीं, इसमें असीम ज्ञान पाया जाता है। अब चलते हैं कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निष्ठापूर्वक पास बैठना या गुरु के पास बैठना। जो हमारा जो सत्य में विजय दे जो है राष्ट्रीय जो हमारा वाक्य है सत्य में विजय दे, वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडाको उपनिषद से लिया गया है। वेद को 4 भाग में बांटा गया। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा सामवेद। जो सामवेद जो है वह शास्त्रीय संगीत नृत्य से संबंधित है। यजुर्वेद जो है वो जादू टोना और वैदिक से संबंधित है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र जो है वो ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित गई है, जो तीसरे मंडल में है। 10वें टोटल 10 मंडल है। 10वें मंडल जो पुष्पुत से संबंधित है। 9वें मंडल सोम से संबंधित है। मंडल 2 से लेकर मंडल 7 यह सबसे पुराने मंडल माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 10 सितंबर। तो 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाई जाती है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाई जाती है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाई जाती है। फिर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कथन सही है, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण होती है। एक और बात इसमें है कि कॉफी का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य हमारा कर्नाटक है। अब विश्व में पूछे तो विश्व में कॉफी का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो ब्राज़ील है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? जो गन्ना की फसल है वो लगभग 12 माह में तैयार की जाती है। भारत को गन्ना का जन्म की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फसल रबी नहीं है? तो मक्का जो है मक्का वह रबी फसल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो भारत का अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान प्रथम, यह पृथ्वीराज चौहान जो है तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की परास्त हुई थी। फिर तराई का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। फिर 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच युद्ध थी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासन ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक जो थे उसके शासनकाल में अधिक
दास थे। बलबन को लो और लख्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लो और लख्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। जो कुतुब मीनार गुलाम मस्क के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो पोलो खेलते खेलते उनकी मृत्यु हुई थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी अढ़ाई दिन का जो दरवाज़ा है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। और लोदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो मैसूर जो है, मैसूर वो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। चलिए असहायक संधि भारत में लागू करने वाला पहला कौन था? तो लॉर्ड वेल्जली जो था वह सहायक संधि को लागू करने की थी। असहायक संधि सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में लागू की थी। जो सबसे पहले इसका स्वीकार करने वाला राज्य हैदराबाद था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो यह रॉलेट एक्ट कानून कब आया था? यह सन 1919 ईस्वी में आया था। चलिए अब बात करते हैं कि जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था और 12 फरवरी और 1922 ईस्वी में इसे वापस ले लिया गया था। जब असहयोग आंदोलन को जब वापस लिया गया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह राष्ट्रीय दुर्घटना या विपदा की संज्ञा दी थी। देखिए जो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था। 1919 ईस्वी में ही चौरी चौरा घटना हुई थी। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था, केरल में हुआ था। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हुआ था। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, माफ़ कीजिएगा लोग। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई थी और 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया और 1922 ईस्वी में ही चौरी चौरा घटना घटी थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया? तो वह हमारा क्या है? कल्पना चावला होगी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अन्य अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी 2030 तक? तो वह होगा गेहूं की वृद्धि देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो वह है फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की आत्मनिर्भर भारत के लिए। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो जो थॉमस कप है वह हमारा बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित कुछ और शब्द हैं जैसे कि नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप। ये जितने कप हैं ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि होप मिशन टू मार्स किस देश के पहला मंगल मिशन था? तो यह यूएई का पहला मंगलयान नाम था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है।
तो विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया है। और पूछे कि विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला गोलार्ध, तो हमारा उत्तरी गोलार्ध। देखिए ये दोस्त पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में विश्व का अधिकांश लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और देखिए टोटल टोटल 7 महादेश है, जिसमें एशिया महादेश ऐसा है जो सर्वाधिक आबादी रहती है। और विश्व का 36% जो आबादी है वो भारत और चीन में रहती है। अब भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% आबादी भारत में रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। अब इसी से संबंधित और क्वेश्चन है कि भारतीय आलू संसाधन केंद्र कहाँ पे है। तो भारतीय आलू संसाधन केंद्र शिमला में है। और बात करते हैं कि भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो कटक में है। अगला बात करेंगे कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, तो राजमुंदरी में है। अब बात करते हैं कि केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्था नामकुम यानी कि रांची में स्थित है। फिर इसी में और संबंधित है कि केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, तो भावनगर में। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, तो भावनगर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल देती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसे भूविपक्षीय पवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है। 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है 111.32 किलोमीटर होती है, यानी कि लगभग में 111 किलोमीटर होती है। और वही पूछे कि एक देशांतर बराबर कितना मिनट होता है, तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, यह जो है मानक समय, इसको मानक समय भी लिखा जाता है। भारत में जो मानक रेखा है वो भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरती है। अब भारत का जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लेखक कौन है। तो यह पुस्तक के लेखक हमारा B.S. मिन्हास है। एक और इसमें भी कुछ और इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जो एशियन ड्रामा पुस्तक लेखक कौन है, तो गुन्नार मिडल है। द पथ टू पावर पुस्तक के लेखक कौन है, तो मार्गरेट बेन थैचर लिखे गए। बड़ा इस लोगों का हार्ड नाम बहुत हार्ड नाम होता है इनका इन लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विश्व बैंक कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ पे है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी स्थापना कब हुई थी, तो वो भी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। और सार्क जो है एक संगठन है, उसका स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गीता गोविंद का रचयिता कौन है। तो गीता गोविंद का रचयिता जयदेव है। अब इसमें बात करते हैं सेन वंश का अंतिम शासक कौन था, लक्ष्य सेन
थे। भारत में संस्कृत के सबसे बड़े कवि कौन थे? तो भारत में संस्कृत के सबसे बड़े कवि कालिदास थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खजुराहो के मंदिर के किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? खजुराहो के मंदिर जो है वह चंदेल राजाओं ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वह एस विजयलक्ष्मी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था इस्लाम से संबंधित है। सूफी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो इस्लाम से संबंधित है। इस्लाम धर्म का स्थापना किया तो मोहम्मद पैगंबर साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछले देश की विशेषता है। तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछले देश की विशेषता यह है कि उपयुक्त सभी प्रत्येक व्यक्ति आय कम होना, उच्च यानी कि साक्षरता कम होना और मृत्यु दर भी कम होना। अगला क्वेश्चन चला जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वासदा राष्ट्रीय उद्यान। तो वासदा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा स्थित है गुजरात में स्थित है। ध्यान रखिएगा। एक और इसमें कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिससे पूछता है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पे थे? यह गिरवन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। फिर पूछता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो दूध यानी कि उत्तर प्रदेश। एक और ध्यान रखिएगा दुधवा जलप्रपात जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है ना। दुधवा जलप्रपात जो पूछेगा वो गोवा राज्य में स्थित है। एक होता है भद्रा अभयारण्य जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। एक अभयारण्य है सोमेश्वर अभयारण्य। जो सोमेश्वर अभयारण्य है वह हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है कि बोरीविली अभयारण्य। जो बोरीविली अभयारण्य जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला है अबोहर अभयारण्य जो है वह पंजाब में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश का झंडा दोहरी त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल देश के जो झंडा है वह हमारा दोहरी त्रिभुज में है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो कि अभी सारनाथ में रखा हुआ है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। तुर्की देश का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? तो तुर्की देश का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है। फिर पूछे कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? तो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ है। फिर पूछे कि स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? तो स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अष्टछाप की स्थापना आचार्य विठल लाल नाथ के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब हुआ था? तो बिहार से उड़ीसा 1936 ईस्वी में अलग हुआ था और झारखंड ये नहीं होगा 1936 में। झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हुई थी और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो बाबू कुंवर सिंह का देहांत वह 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में हुआ था। जो बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो त्यागराज। त्यागराज जो है वो त्रिमूर्ति में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। लिंगानुपात किस जिला का अधिक है? तो लिंगानुपात भोपाल जिला का लिंगानुपात सर्वाधिक अधिक है। अगला है कि यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी की कितने समय बाद पूछेगी? तो इसका निम्न में से कोई नहीं हो, क्योंकि चंद्रमा पर जो ग्रेविटी होती है वह बहुत कम पाई जाती है, जिसके कारण ध्वनि की चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि चंद्रमा पर है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जो जल की कठोरता है वो CaCO2 के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? तो विषुवत रेखा पर दिन 12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके जबकि वायु एक पीतल मिश्र धातु है, और जो वायु है हमारा वो क्या है? मिश्रण है। सॉरी, हाँ, वायु क्या है हमारा? मिश्रण है। मिश्रण और यौगिक में अंतर देखा है। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है? जो मिश्रण बनता है उसको हम अलग कर सकते हैं, लेकिन जो यौगिक बनता है दो पदार्थों से मिलकर एक नया पदार्थ का जो निर्माण करता है उसको यौगिक कहते हैं, और उसको फिर से विघटित करना लगभग ना के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण हमारा डायबिटीज होती है। इसलिए इंसुलिन जो है, इंसुलिन की खाद क्या होती है? डायबिटीज होती है। इंसुलिन खोज किसने की थी? बेटिंग एवं वेस्ट ने किया था, सन 1921 ईस्वी में किया था। एक बात है, जो रुधिर जो हमारा रक्त जो है वह किस प्रकार का उत्तक है? तो वह संयोजी उत्तक कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होती है? तो 39.20 फ़ारेनहाइट पर क्या होती है? जल का घनत्व अधिकतर होती है। डिग्री सेल्सियस में बात किया जाए तो डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतर होती है। अब देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, इसका फार्मूला होता है CY100 बराबर F-32/180 होता है। जो सेल्सियस, अगर सेल्सियस पता हो तो इसको फ़ारेनहाइट में हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो स्तनधारी कौन है? तो मगरमच्छ जो है वो स्तनधारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो अवरक्त किरणें की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। एक्स किरणों की खोज किसने की? एक्स किरणों की खोज रोटजन ने की थी। बीटा किरणें इसको एक प्रकार का हम इलेक्ट्रॉन भी माना जाता है। यह एक ऋण आवेशित कण है। अब सबसे ज़्यादा अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। सबसे कम वेधन क्षमता किसकी होती है? तो अल्फा किरणें की सबसे अधिक कम वेधन क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? जो अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉल है। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होगा। तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा? उसकी चमक कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से रंग प्राथमिक कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। लाल, कहाँ पे? लाल, हरा, नीला को
प्राथमिक कहा जाता है। अगर तीनों रंग को मिला दिया जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट रंग में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक किसने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जॉनसन ने किया था, जेड जॉनसन ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम वो मिथोमोग्लोबिन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होती है। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब साबुन को जल में घोलने पर तो जल का जो पृष्ठ तनाव है वह घट जाती है। Mg2P2O7 में पी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। जिसका पी की ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व होते हैं। तो न्यूट्रॉन को शोषित करने वाले कैडमियम होते हैं। एक ट्रांसफार्मर मुख्य बदलता है। तो जो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना होती है। और रेफ्रिजरेटर का काम क्या है। तो रेफ्रिजरेटर का काम है एसी को डीसी में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो प्राकृतिक रबर किसका बोलोगे। तो आइसोप्रीन कुछ भी होगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम वर्षा ऋतु परिवर्तन कहाँ होती है। तो अधिकतम वर्षा ऋतु परिवर्तन वो होती है ट्रोपोस्फियर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मसून कूट में बदलने देने वाले अनुवादित प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो उसके कंपाइलर कहा जाता है। तब तक रहने देते हैं। धन्यवाद।